एनएफटी के बारे में आज हम बेसिक जानकारी माय डियर फ्रेंड इस ट्रेनिंग के बारे में लेने वाले हैं। थोड़ा सा मैं आपको अपने बारे में बता देता हूं और उसके बाद हम आज की ट्रेनिंग की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम अनुराग गेरा है। बाय क्वालिफिकेशन में एक एमबीए हूं। सन 2006 में अपने एमबीए को पास आउट करने के बाद मैंने अलग अलग कॉर्पोरेट्स में सेल्स के फील्ड में काम किया। आफ्टर दैट 5 साल काम करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि जो मेरा पैशन है वो ट्रेनिंग के अंदर है। मैंने अपने आपको ट्रेनिंग में शिफ्ट किया। ट्रेनिंग में शिफ्ट करने के बाद 1 लाख से ज्यादा लोगों को मैंने ट्रेनिंग देने में पार्टिसिपेशन करा, जो कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से था, मतलब ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से। और लगभग हिंदुस्तान के हर एक डिस्ट्रिक्ट में जाके मुझे काम करने का मौका मिला। आई वाज लिविंग माय लाइफ टू द फुलेस्ट। और उसके बाद मैंने अपनी वाइफ के साथ मिलकर एक बिजनेस की शुरुआत करी, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पीनट बटर। प्रीमियम पीनट बटर हम लोग मैन्युफैक्चर किया करते थे। मेरी वाइफ जो कि फूड टेक्नोलॉजिस्ट है, वो उसको फुल टाइम देखा करती थी, मैं पार्ट टाइम उसको सपोर्ट किया करता था। सब कुछ बहुत बेहतरीन चल रहा था जब तक मार्च 2020 का लॉकडाउन नहीं लगा। लॉकडाउन लगने के बाद जीरो पे आके खड़े हुए, फाइनेंशियली खत्म हुए। उस समय पे क्योंकि टेक्नोलॉजी ग्रो कर रही थी तो मैंने टेक्नोलॉजी के प्रोजेक्ट्स को स्टडी करना स्टार्ट करा। इस टेक्नोलॉजी की तरफ भी मेरा ध्यान गया और फरवरी 2021 में मैंने मीटर में अपना इन्वेस्टमेंट किया। प्रोजेक्ट के साथ मैंने शुरुआत करी और उसके बाद अप्रैल 2021 से मैं लगातार इस प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ हूँ और लाइफ में वो ट्रांसफॉर्मेशन आई जो मैंने शायद पहले कभी उम्मीद भी नहीं की थी। तो चलिए माय डियर फ्रेंड, एक थंडर के साथ एक इस ट्रेनिंग की शुरुआत करते हैं। मैं आप सभी का वेलकम करता हूं इस ट्रेनिंग के अंदर। और इस ट्रेनिंग के बाद हम लास्ट में क्वेश्चन आंसर सेशंस भी रखेंगे एज यूजुअल, जो कि सुजीत भाई जो हमारे हैं एक बेहतरीन लीडर, वो उसको लेके आगे चलेंगे। तो चलिए आज की ट्रेनिंग की शुरुआत करते हैं माय डियर फ्रेंड। तो वेलकम एवरीवन। मेरी एक रिक्वेस्ट है, बीच में हैंड रेज मत कीजिएगा बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चन आंसर इन बिटवीन नहीं होंगे। और अगर आपको किसी वजह से आवाज नहीं आ रही है तो वो कहीं ना कहीं आपके माइक का चैलेंज होगा। तो कृपया करके बीच बीच में हैंड रेज नहीं करें। ट्रेनिंग के बाद जो भी क्वेश्चन आंसर्स होंगे हम उस बात को लेंगे। सो माय डियर फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं एनएफटीज और उसके फ्यूचर के बारे में। एनएफटीज क्या है, एनएफटीज क्या होगा, किस तरह से ये दुनिया को बदलेंगी, इन सब मुद्दों के ऊपर हम बातचीत करने वाले हैं। और ये इंफॉर्मेशन हमारे लिए पास इसलिए होना जरूरी है बिकॉज हम लोग टेक्नोलॉजी के फील्ड से जुड़े हुए हैं। और ये टेक्नोलॉजी किस प्रकार लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने वाली है, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। मैं एक बात हमेशा बोलता हूं, मेरी एक फेवरेट लाइन है कि लोग केवल दो ही प्रकार के लोगों से खरीदते हैं, या तो जानकार से या फिर जानकार से। यानी कि या तो वो उन लोगों से खरीदते हैं जिनको वो जानते हैं, पहचानते हैं, आपके दोस्त हो गए, आपके रिश्तेदार हो गए, मगर वो लोग बहुत लिमिटेड है। मगर एक एक्सपर्ट जो जानकार है, जो अपने फील्ड का एक्सपर्ट है, उससे सलाह लेने लोग दूर दूर से आते हैं। एक डॉक्टर जिसका नाम चलता है उसके पास लोग दूर दूर से चल के जाते हैं। एक रेस्टोरेंट जिसका नाम चलता है उस पर लोग दूर दूर से खाना खाने जाते हैं। जैसे दिल्ली के पास एक जगह पड़ती है मूर्थल, वहां पे परांठे बहुत फेमस है। सुखदेव ढाबे ने वहां पे शुरुआत करी थी और लोग आज भी वो जगह सुखदेव ढाबे के नाम से जानी जाती है। जबकि आज उससे बेहतर क्वालिटी प्रोवाइड करने वाले भी कई ढाबे आ चुके हैं, मगर उस जगह का क्योंकि शुरुआत करने वाला व्यक्ति वो था, एक्सपर्ट वो था, आज भी वो जगह उसके नाम से जानी जाती है और लोग दूर दूर से वहां पे जाते हैं। और जो लोग उस हाईवे से गुजरते हैं वो डेफिनेटली वहां पे रुककर उस जगह के परांठे जरूर खाते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, लाइफ में अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो आपको अपने फील्ड का एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। और एक्सपर्ट बनने का केवल एक ही तरीका है कि आपको लगातार 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 अपनी इंफॉर्मेशन को अपग्रेड करना पड़ेगा। बिकॉज जो भी पैसा आता है वो राइट टाइम पर राइट इंफॉर्मेशन को राइट सोर्स से लेकर राइट जगह पे इंप्लीमेंट करके आता है, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं। तो चलिए आज की बातचीत की शुरुआत करते हैं, आज की इस ट्रेनिंग की शुरुआत करते हैं कि एनएफटीज क्या है और इसका क्या भविष्य है और ये दुनिया को कैसे बदलने वाली है। सो माय डियर फ्रेंड, सबसे पहले एवरी डे ये एक एनएफटी है बाय बीपल, एक आर्टिस्ट है बीपल, और ये $69 मिलियन की बिकी। $69 मिलियन। अगर मैं उसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करूं तो 560 करोड़ रुपए के अंदर एक एनएफटी बिकती है। और ये है क्या, ये 5000 अलग अलग फोटोग्राफ्स का कोलाज है, एक हाई रेजोल्यूशन कोलाज है, जिसके लिए दो हिंदुस्तानी लड़कों ने, जो कि इस इंडस्ट्री से वेब 3.0 से बिलियनियर बन चुके हैं, उन्होंने 560 करोड़ रुपए खर्चे। अमेजिंग। 560 करोड़ रुपए एक डिजिटल आर्ट के लिए, एक डिजिटल पेंटिंग के लिए। देखिए कितने मजेदार बात है, वही पेंटिंग मेरी स्क्रीन के ऊपर है, वही आर्ट मेरी स्क्रीन के ऊपर है, और मैंने इसके लिए कुछ नहीं खर्चा। बट उन लोगों ने इसके लिए 560 करोड़ रुपए खर्चे।
मैं बोलने लगा था 560 रुपए खर्चे, 560 रुपए नहीं, 560 करोड़ रुपए खर्चे। ट्विटर के जो मालिक हैं उन्होंने अपनी पहली ट्वीट, जस्ट सेटिंग अप माय ट्विटर, ट्विटर जो फाउंडर है, उन्होंने अपनी पहली ट्वीट जब उन्होंने पहली बार डाला था कि मैं अपना ट्विटर अकाउंट सेट कर रहा हूं, ट्विटर अकाउंट क्रिएट कर रहा हूं, उस एनएफटी को, उस ट्वीट की फोटोग्राफ को उन्होंने एनएफटी में कन्वर्ट करा और उसके लिए $2.9 मिलियन पे किए गए। 2.9 मिलियन डॉलर सिर्फ इस एक इमेज के लिए पे किए गए, क्योंकि ये उन्होंने एक एनएफटी क्रिएट करके सेल आउट करी। अब ये तो बड़े थोड़े लोग हो गए, चलो वो एक फेमस आर्टिस्ट थे, ये ट्विटर के ऑनर थे। क्या हमारे जैसे किसी आम इंसान ने कुछ बड़ा काम किया है एनएफटी फील्ड के अंदर? तो उसका आंसर है यस। ये एक लड़का है जिसकी आप 1000 सेल्फीज देख रहे हैं। मैं चाहूंगा ये आपका होमवर्क है कि आपको जाकर इस व्यक्ति के बारे में जानना है। क्या इसका नाम है? इसने क्या किया, डेली बेसिस पर अपनी एक सेल्फी खींची 1000 दिन तक। उन 1000 सेल्फीज को एक इमेज में डाला और उस एनएफटी का नाम दिया 1000 सेल्फीज। और वो इमेज $1 मिलियन में खरीदी गई। $1 मिलियन, $1 मिलियन बोले तो 8.5 करोड़, लगभग आज की करेंसी में अगर मैं हिंदुस्तान की वैल्यू की बात करूं तो लगभग 8.5 करोड़ रुपए पे किए गए उस एक एनएफटी के लिए माय डियर फ्रेंड। $69 मिलियन, $2.9 मिलियन, $1 मिलियन। माय डियर फ्रेंड, ये चीज मुझे इस बारे में सोचने में मजबूर कर देती है, मुझे इस बारे में सोचने के लिए क्यूरियस कर देती है, मुझे सोचने में मजबूर कर देती है कि आखिरकार एनएफटीज हैं क्या और मैं कैसे एनएफटीज का फायदा ले सकता हूं। व्हाट आर एनएफटीज? और ये जो बदलता वक्त है, ये जो बदलता समय है, इसके अंदर मैं कैसे एनएफटीज का एडवांटेज ले सकता हूं, ये चीज मुझे इस बारे में सोचने पे, समझने के लिए मजबूर कर देती है। तो चलिए समझते हैं व्हाट आर एनएफटीज माय डियर फ्रेंड। एनएफटीज को अगर मैं डिफाइन करूं तो एनएफटी का मतलब होता है नॉन फंजिबल टोकन्स। क्या होता है? नॉन फंजिबल टोकन्स माय डियर फ्रेंड। अब अगर मैं इस शब्द को दो हिस्सों में डिवाइड कर दूं तो हो गया नॉन फंजिबल और टोकन। नॉन फंजिबल और टोकन। अब इसको समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज नॉन फंजिबल। नॉन फंजिबल का मतलब होता है जिसको बदला नहीं जा सकता, जिसको किसी और चीज से एक्सचेंज नहीं किया जा सकता, जिसके सिमिलर दूसरी कोई और चीज इस धरती पे अवेलेबल नहीं है। यानी कि कुछ ऐसी चीज जो कि यूनिक हो, वो चीज एनएफटी है, नॉन फंजिबल है। यानी कि अगर मैं बोलूं नॉन फंजिबल इज इक्वल टू नॉन रिप्लेसेबल, यानी कि इस चीज को बदला नहीं जा सकता, इस चीज के बदले किसी और चीज को खरीदा नहीं जा सकता, इसकी एक्सचेंज वैल्यू नहीं लगाई जा सकती, दैट इज नॉन फंजिबल। इसके सिमिलर कोई चीज अवेलेबल नहीं है। अब एक उदाहरण देखिए, मैं आपको समझाना चाहता हूं। ये किताब है थिंक एंड ग्रो रिच। अब ये किताब मैंने लगभग 300 रुपए की अमेजन स्टोर से खरीदी थी। क्या इस किताब को आप भी खरीद सकते हैं? द आंसर इज यस। आप भी जाएंगे, अमेजन स्टोर पे जाएंगे, थिंक एंड ग्रो रिच किताब डालेंगे और आप खरीद लेंगे। आप किसी बुक स्टोर में जाएंगे, वहां पे जाके थिंक एंड ग्रो रिच खरीद लेंगे। और अब मैंने 300 रुपए पे किए हैं, आपको भी 300 रुपए में मिल जाएगा। हो सकता है 50-60 रुपए ऊपर नीचे मिल जाए, डिपेंडिंग अपॉन द वर्जन। मगर इसके अंदर की जो इंफॉर्मेशन है, क्या वो बदल जाएगी? जो किताब मैंने थिंक एंड ग्रो रिच खरीदी और जो किताब आप थिंक एंड ग्रो रिच खरीदेंगे, क्या उसकी इंफॉर्मेशन अलग अलग होगी? द आंसर इज नो। वो इंफॉर्मेशन एक समान होगी माय डियर फ्रेंड, वो एक जैसी होगी। यानी कि अगर दो दोस्त हैं और दोनों ने थिंक एंड ग्रो रिच खरीदी है, तो दोनों लोग एक दूसरे के साथ उसकी अदला बदली कर सकते हैं, क्योंकि दोनों की दोनों चीजें बिल्कुल सेम है माय डियर फ्रेंड, दोनों में कोई अंतर नहीं है। दिस इज फंजिबल। यानी कि एक जिसकी सिमिलर कॉपीज अवेलेबल है, जिसके जैसा दूसरा प्रोडक्ट अवेलेबल है, ये फंजिबल है। बट ये किताब नॉन फंजिबल कब बन जाएगी? क्या ये किताब नॉन फंजिबल बन सकती है? अगेन द आंसर इज यस। कैसे? अब मैंने इस किताब को पढ़ा है,
अब देख रहे होंगे, दिखाता हूं मैं आपको। मैंने इन पे कुछ मार्किंग्स करी है, कुछ नोट्स बनाए हैं। मैंने इस किताब के ऊपर कुछ कुछ अपनी बातें लिखी हैं कि मुझे इस किताब को पढ़कर क्या समझ में आया, मैंने इस प्रकार से क्या मैसेज लिया, मैंने इस किताब से क्या नई चीज सीखी, मैं उसको किस प्रकार अपनी डेली लाइफ में इंप्लीमेंट करूंगा। ये चीज मैंने इस किताब पे लिख दिया है। अब क्या ऐसी ही मार्किंग के साथ दुनिया भर में क्या कोई दूसरी किताब अवेलेबल है? बिल्कुल ऐसी मार्किंग जैसे मैंने मार्किंग करी है, जो मैंने इस किताब पर लिखा है, जो मैसेज मैंने इससे सीखा है, और जो मैंने इसके ऊपर नोट किया है, जो मैंने इसके ऊपर लिखा है कि अच्छा मैं इसको कैसे फील्ड पे अप्लाई करूंगा। क्या ऐसी कोई और किताब दुनिया भर में अवेलेबल है एग्जैक्टली ऐसी? द आंसर इज नो। अब ये किताब जो है ये एक नॉन फंजिबल बन चुकी है। यानी कि अगर कल को मैं इसको ऑक्शन करूं और कोई व्यक्ति मेरी नॉलेज को वैल्यू करता है और वो चाहता है कि मैं सीखना चाहता हूं कि अनुराग गेरा ने इस किताब से क्या सीखा, उसने इस किताब से क्या इंटरप्रेट किया, और वो इसकी कीमत लगाता है। हो सकता है 300 रुपए की मैंने किताब की थी वो 1000 में बिक जाए, वो 3000 में बिक जाए, वो 5000 में बिक जाए। और अगर अमिताभ बच्चन या बिल गेट्स ने कोई अपनी ऐसी किताब करके बेची तो हो सकता है वो मिलियन इन डॉलर्स में बिक जाए, क्योंकि लोग उसके लिए पे करना चाहते हैं माय डियर फ्रेंड। नाउ दिस बुक इज नॉन फंजिबल, क्योंकि अब इसके जैसी कोई और किताब दुनिया में अवेलेबल नहीं है। दिस इज यूनिक। ऐसे ही सचिन तेंदुलकर ने जिस बैट से डबल सेंचुरी लगाई और उसके ऊपर अपना ऑटोग्राफ दे दिया, वैसे बैट बहुत सारे बने होंगे दुनिया में, मगर वो बैट जिससे सचिन तेंदुलकर ने डबल सेंचुरी लगाई, पहली बार दोहरा शतक वनडे इंटरनेशनल में जड़ा गया, अब वो जो बैट है अगर वो ऑक्शन के लिए आता है उसकी बहुत महंगी कीमत लगेगी, क्योंकि वो नॉन फंजिबल है। वो इकलौता ऐसा बैट है दुनिया भर में जिससे सचिन तेंदुलकर ने दुनिया की पहली डबल सेंचुरी लगाई। दैट इज नॉन फंजिबल, यानी कि समथिंग विच इज यूनिक, जिसको किसी और चीज से बदला नहीं जा सकता। अब मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाना चाहता हूं। और ये वो फुटबॉल है जो कि ऑफिशियल फुटबॉल थी फीफा वर्ल्ड कप की। अब ये फुटबॉल ओपन मार्केट में भी अवेलेबल है, इस क्वालिटी की, इस ब्रांड की, और इसको नाम अल रिहाना करके कुछ ऐसा नाम दिया गया है। इस क्वालिटी की बॉल ओपन मार्केट में अवेलेबल है। ओपन मार्केट से आप भी खरीद सकते हैं, मैं भी खरीद सकता हूं। वो ओपन मार्केट वाली फुटबॉल सबके लिए सेम है, मगर जिससे वर्ल्ड कप का फाइनल खेला गया वो फुटबॉल यूनिक है। वो इकलौती ही फुटबॉल थी जो कि फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में हुआ, खेली गई, जिससे अर्जेंटीना और फ्रांस ने आपस में खेला और अर्जेंटीना वर्ल्ड कप जीती, फीफा वर्ल्ड कप जीती। वो एक फुटबॉल यूनिक है, वैसी दूसरी कोई और फुटबॉल दुनिया भर में अवेलेबल नहीं है। 2022 फीफा वर्ल्ड कप जिस फुटबॉल से खेला गया वो यूनिक है। यानी कि कोई ऐसी चीज जिसका दूसरा रूप अवेलेबल ना हो, उस तरीके का दूसरा कोई प्रोडक्ट अवेलेबल ना हो, वो चीज यूनिक हो जाती है। अब दिमाग में एक बात आती है कि भाई जिस तरह से बीपल ने वो पेंटिंग बनाई और मैंने उसको डाउनलोड कर लिया, तो कोई भी व्यक्ति माय डियर फ्रेंड उसको डाउनलोड कर सकता है। तो आखिरकार इसको पैसा देके खरीदने का क्या मतलब हुआ? माय डियर फ्रेंड, उसका यूज केस के समय पे हम समझेंगे। बट एक बात याद रखिएगा, जिस प्रोडक्ट के जितने ज्यादा डुप्लीकेट बनते हैं उस प्रोडक्ट की ओरिजिनल चीज की उतनी वैल्यू बढ़ जाती है। आपने देखा होगा एडिडास के शूज, नाइके की शूज, बहुत सारे ओपन मार्केट में डुप्लीकेट मिल जाते हैं। रोलेक्स की वॉचेस, रेडो की वॉचेस डुप्लीकेट मिल जाती हैं। पर माय डियर फ्रेंड, जितना ज्यादा उनकी डुप्लीकेसी बढ़ती है इसका मतलब लोगों की नजर में उसकी वैल्यू इतनी ज्यादा है। अगर कोई वैसा ब्रांड अपनी कोई यूनिक कलेक्शन लेके आता है, जैसे कई बार वॉचेस में भी आते हैं, लिमिटेड एडिशंस आती हैं, वो करोड़ों में बिकती हैं। क्यों? क्योंकि वैसी कोई वॉच अवेलेबल नहीं है। अगर कोई और किसी के पास है तो दुनिया को पता है कि इसने कॉपी पहनी हुई है, इसने पायरेटेड पहनी होगी। और जो लोग, जिस लेवल के लोग उसको बाय करते हैं, दे नो
they know the value of that uniqueness. So NFTs एक तरह का टोकन है, एक तरह की आइडेंटिटी है जो किसी एक ऑब्जेक्ट के साथ अटैच कर दी जाती है ये बताने के लिए कि ये यूनिक है। ऐसा दूसरा अगर किसी के पास है तो वो डुप्लीकेट है। हम टाइटन की वॉचेस लेके आते हैं, एक जैसी हैं, मगर टाइटन ने कोई लिमिटेड एडिशन वॉच, लेट्स से शाहरुख खान के साथ मिलकर उसने कोई उसके बर्थडे के ऊपर, लेट्स से वो 50 साल का हुआ, उसको सेलिब्रेट करने के लिए उन्होंने केवल 5 वॉचेस निकाली SRK at 50। आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल। वो 5 वॉचेस के साथ उन्होंने कुछ चेंजेस कर दिए। वो 5 वॉचेस यूनिक है, दुनिया में केवल 5 लोगों के पास हो सकती हैं। उसके साथ उन्होंने एक डिजिटल सर्टिफिकेट लगा दिया, वो हो गया NFT, नॉन फंजिबल टोकन। वो टोकन जो कि ब्लॉकचेन के ऊपर ट्रैवल करेगा, वो टोकन जो कि ब्लॉकचेन के ऊपर एक एप्लीकेशन है जो ब्लॉकचेन के जरिए वेरीफाई किया जा सकता है कि ये ओरिजिनल है या नहीं है। बहुत बड़े बड़े पेंटर्स होते हैं, MF हुसैन, पिकासो, उनकी पेंटिंग्स करोड़ों में बिकती है, और वो पेंटिंग ओरिजिनल है या नहीं है वो बताने के लिए बड़े बड़े एक्सपर्ट्स बैठते हैं, वो चेक करके बताते हैं कि यस इट इज एन ओरिजिनल आर्ट ऑफ पबेलो पिकासो। मगर अगर एक व्यक्ति ने उस पेंटिंग को बनाया और उसके साथ एक NFT अटैच कर दी, अब जिस व्यक्ति के पास वो NFT है वो अपने आप में एक सर्टिफिकेट है कि यस ये ओरिजिनल है और ये एक राइटफुल ओनर है इस NFT का, इस पेंटिंग का। मान लीजिए किसी जगह से वो पेंटिंग चोरी हो गई और कल को पकड़ी जाती है, तो जो वो NFT होल्डर है वो उसका राइटफुल ओनर है, वो अपनी ओनरशिप प्रूव कर सकता है कि आई एम द ओनर ऑफ दिस प्रोडक्ट, क्योंकि ये एक यूनिक पीस ऑफ आर्ट है और इसकी NFT मेरे पास है, आई एम द राइटफुल ओनर। यानी कि उसकी ओनरशिप विदाउट एनी डिस्प्यूट, बिना किसी झगड़े के साबित की जा सकती है कि यस ये व्यक्ति राइटफुल ओनर है। हमने देखा होगा, आप लोगों ने भी वो मूवी देखी होगी, खोसला का घोसला, देखिए सर, उसमें क्या होता है, नकली पेपर बन के प्लॉट बिक जाते हैं। अब किसी व्यक्ति ने अगर अपनी प्रॉपर्टी के साथ एक NFT लगा दी, एक NFT बना दी अपनी प्रॉपर्टी की, और उसने प्रॉपर्टी बेचने के साथ वो NFT सामने वाले को ट्रांसफर कर दी, तो अब उसके नकली पेपर नहीं बन सकते। कोई बना भी लेगा तो NFT से पता लग जाएगा राइटफुल ऑनर कौन है। दिस इज द पावर ऑफ NFT। वो एक चीज को यूनिक बना देती है, और क्योंकि वो ब्लॉकचेन के ऊपर ट्रैवल कर रही है तो उसको डुप्लीकेट नहीं किया जा सकता, उसको बंद नहीं किया जा सकता, उसको कॉपी नहीं किया जा सकता। ब्लॉकचेन की जो सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, उसको और ज्यादा सुदृढ़ बना लेती है। दिस इज व्हाट NFT मींस, नॉन फंजिबल टोकन। आई होप मैं आपको इस बात को क्लियर कर पाया हूं कि नॉन फंजिबल टोकन क्या होता है। आगे चलते हैं, समझते हैं कि NFTs में और क्रिप्टो करेंसी में क्या अंतर है। सबसे पहला, NFT को टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता। NFT कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू पार्ट्स। अब इसका क्या मतलब है, मान लीजिए हमने एक M कॉइन खरीदा या हमने एक बिटकॉइन खरीदा, तो मैं उसका एक छोटा छोटा हिस्सा करके भी लोगों को दे सकता हूं। मैं आधा दे सकता हूं, 0.1 दे सकता हूं, 9 डेसिमल प्लेसेस तक मैं उसके टुकड़े करके दे सकता हूं। यानी कि उसको और छोटे हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। मगर NFT जब भी ट्रेवल करेगी वो कंप्लीट ट्रेवल करेगी, वो एज अ होल ट्रेवल करेगी, उसको टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता। NFT के टुकड़े नहीं किए जा सकते। NFT यूनिक होती है, NFT पूरी की पूरी ट्रेवल करेगी। अगर इस बुक की एक NFT है तो जिसके पास ये बुक जाएगी पूरी की पूरी NFT उसके पास जाएगी, उसको टुकड़ों में नहीं किया जा सकता कि आधी इसको दे दी आधी इसको दे दी। NFT जो है वो कंप्लीट ट्रेवल करेगी। दूसरा, NFT जो है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए डिप्लॉय की जाती है, क्योंकि एक टोकन है NFT, नॉन फंजिबल टोकन, तो ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए बनाई जाती है। जबकि क्रिप्टो करेंसी जब हम ब्लॉकचेन बना रहे होते हैं उस समय हम उसकी क्वांटिटी वगैरह डिसाइड कर कर उसमें बर्न कितना करना है, वो सब चीजों को डिसाइड करने के समय पर उस समय पर क्रिप्टो करेंसी को क्रिएट किया जाता है। जबकि NFTs जो है, बिकॉज दीज आर टोकन्स, इनको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए डिप्लॉय किया जाता है। ये एक एप्लीकेशन है जो कि ब्लॉकचेन पर रन
होती है माय डियर फ्रेंड। NFTs आर नॉट यूज्ड फॉर एक्सचेंज एज करेंसी। NFTs एक वैल्यू होल्ड करती हैं और वो किसी ऑब्जेक्ट के साथ अटैच्ड होती हैं। वो डिजिटल ऑब्जेक्ट हो सकता है, वो फिजिकल ऑब्जेक्ट हो सकता है, मगर वो उस प्रोडक्ट के साथ अटैच्ड है और वो उस प्रोडक्ट के साथ ही ट्रेवल करेंगी। वो उसका ऑथेंटिसिटी का सर्टिफिकेट है कि ये ओरिजिनल है, वो उसका सर्टिफिकेट है। जैसे अगर हमारे को हम स्कूल में कुछ जीतते तो उसका सर्टिफिकेट मिलता है, वैसे ही वो NFT के साथ ट्रैवल करने वाला एक सर्टिफिकेट है माय डियर फ्रेंड। वो ऑथेंटिसिटी के साथ उसके साथ ट्रैवल करता है, उसको अलग से एज एन एक्सचेंज ऑफ वैल्यू नहीं लिया जा सकता। NFT के बदले करेंसी ली जा सकती है, NFT के बदले क्रिप्टो करेंसी ली जा सकती है, मगर NFT को करेंसी के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता। NFT जो है वो वैल्यू है, वो एसेट है जो कि आप होल्ड करेंगे तो फ्यूचर में उसकी वैल्यू बढ़ने वाली है, अगेन डिपेंडिंग अपॉन उसकी डिमांड, उसकी यूजेबिलिटी, उसकी यूनिकनेस एंड कम्युनिटी जिसके जरिए वो ट्रैवल कर रही है। तो NFT एक एसेट है जो कि होल्ड की जाती है वैल्यू के लिए। NFT का कॉपीराइट और ऑनर अलग अलग हो सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी तो जिसके पास है उसके पास है, मगर NFT का ऑनर और NFT का कॉपीराइट अलग अलग लोगों के पास हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक पेंटर हूं और मैंने एक पेंटिंग बनाई और मैंने उसकी एक NFT अटैच कर दी। अब पेंटिंग खरीदने वाले के पास NFT चली गई, मगर उस NFT को बनाते वक्त मैंने क्लॉज डाला हुआ है कि जब जब ये NFT बिकेगी तब तक जितने में भी ये बिकेगी उसका 5% मुझको मिलेगा एज अ कॉपीराइट, एज अ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो वो कॉपीराइट आज भी मेरा है, मेरा कॉपीराइट ट्रैवल नहीं किया है, केवल ओनरशिप ट्रैवल हुई है। मैंने पेंटिंग बनाकर आपको दे दी, वो ओनरशिप आपकी होगी, आपने उसको खरीद लिया, मगर उसके ऊपर 5% की रॉयल्टी मैं भी लेता रहूंगा। और यही कॉन्सेप्ट हमारे MBL मेटा बनी लेजेंड्स के अंदर भी यूज होने वाला है माय डियर फ्रेंड। सो NFT के अंदर कॉपीराइट्स पुराने व्यक्ति के पास, क्रिएटर के पास हो सकते हैं, चाहे तो वो ट्रांसफर कर दे, चाहे तो वो उसको होल्ड करके रख ले। वो क्रिएटर के पास या वो पहले राइटफुल ओनर के पास हो सकते हैं और वो ट्रांसफर भी कर सकता है, ये चॉइस है। बट क्रिप्टो करेंसी जिसके पास है उसके पास है। NFTs बहुत डिजिटल और फिजिकल आइटम्स दोनों के लिए बनाई जा सकती हैं। आपने प्रॉपर्टी खरीदी, प्रॉपर्टी के साथ NFT बना सकते हैं। आपने एक फिजिकल आर्ट बनाई, आप उसके लिए भी NFT क्रिएट कर सकते हैं। आपने एक डिजिटल आर्ट बनाई, उसके लिए भी आप NFT क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि फिजिकल प्रोडक्ट और डिजिटल प्रोडक्ट दोनों के लिए NFTs का प्रयोग हो सकता है, दोनों के लिए उसका प्रयोग किया जा सकता है। जबकि क्रिप्टो करेंसी तो हम जानते हैं कि डिजिटल एसेट है, डिजिटली ट्रैवल होती है, उसका फिजिकल रूप में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, वो केवल डिजिटल ट्रांजैक्शंस और डिजिटल रूप से ट्रैवल करने के लिए बनाई गई है। आगे चलते हैं माय डियर फ्रेंड, वेयर टू बाय NFTs। अब अगर हम NFT खरीदना चाहते हैं तो कौन कौन से मार्केट प्लेसेस हैं जहां पर NFTs को बाय किया जा सकता है। तो जो मोस्ट पॉपुलर NFT की मार्केट प्लेसेस है वो है OpenSea। आप वहां पे जाकर, ये वेबसाइट है OpenSea पे, आप जाके बाय कर सकते हैं। jpg.store पे आप बाय कर सकते हैं। आज हम देखेंगे भी कि एक NFT को किस प्रकार से खरीदा जाता है, वो भी हम देखेंगे आज। सुपर रेयर पे जाके आप उसको बाय कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड। एंड NFTs adesk.io पे जाकर भी आप उसको NFTs को बाय कर सकते हैं। ये वो 4 सबसे ज्यादा पॉपुलर मार्केट प्लेसेस हैं NFTs को बाय करने के लिए। अगर आप इन बारे में और जानना चाहते हैं तो आपका एक होमवर्क है, आप जाइए इन प्लेसेस को सर्च कीजिए, देखिए NFTs को, देखिए उनका प्राइस कैसे है, उसमें पूरा का पूरा हिस्ट्री आती है, कैसे 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 ये ट्रैवल करके गई है, देखिए किस तरीके से मूव हो रही है, क्या उसका रेट बढ़ रहा है, कैसे हो रहा है। इन सब चीजों को आप जाके देख सकते हैं, अलग अलग इनकी वेबसाइट्स पे जाके आप देख सकते हैं टू अंडरस्टैंड बेटर कि किस तरह से NFTs काम करती हैं। आगे चलते हैं माय डियर फ्रेंड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ NFTs क्या है। माय डियर फ्रेंड, टू अंडरस्टैंड डिफरेंट टाइप ऑफ NFTs को जो ब्रॉडली क्लासीफाई किया गया है, वो क्लासीफाई किया गया है दो उसके अंदर, यूजेबल्स एंड कोलेक्टेबल्स। यूजेबल एंड कोलेक्टेबल्स। यूजेबल क्या है?
यूजेबल एनएफटी से जिसको प्रयोग करके जो खत्म हो जाएंगी, और कलेक्टेबल जो है जो एज एन एसेट की तरह प्रयोग होगी। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक गेम बनाई और उस गेम में क्या है, एक आदमी वॉक कर रहा है, वो वॉक करके जितना पसीना बहाएगा उतने उसको पॉइंट्स मिलेंगे, जितनी कैलोरीज वो बर्न करेगा उतने पॉइंट्स मिलेंगे। मगर अपने आप को लॉन्ग टर्म तक सस्टेन करने के लिए वो कुछ चीजें खरीद भी सकता है। फॉर एग्जाम्पल, उसने एक पानी की बॉटल खरीद ली। अब ये पानी की बॉटल एक एनएफटी होगी, उस गेम के अंदर ये पानी की बॉटल एक एनएफटी है। अब उसने पानी को पी लिया, पानी को पीने के बाद उसने बॉटल को कचरे के डब्बे में फेंका, और गुड वैल्यूज को सिखाने के लिए आपने अगर कचरे के डब्बे में ढंग से डिस्पोज ऑफ किया उस बॉटल को, तो उस पर भी आपको एडिशनल पॉइंट्स मिलेंगे। अब ये जो पानी की बॉटल आपने कंज्यूम कर ली, जो आपने पी ली, ये एक यूजेबल एनएफटी थी। इसका था कि हाँ, कहीं आप पानी की बोतल रख के भूल गए तो कोई दूसरा प्लेयर अगर उठा ले तो कैसे पता लगेगा कि भाई ये पानी की बोतल आप ही की है, तो वो उस एनएफटी से पता लगेगा। मगर इसको आपने कंज्यूम कर लिया, इसको आपने यूज कर लिया, ये एक यूजेबल या फिर कंज्यूमेबल एनएफटी है माय डियर फ्रेंड, यानी कि जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसको प्रयोग में लिया जा सकता है। आपने एक पेन लिया गेम के अंदर, उस पेन को आपने यूज किया और उसका रिफिल खत्म हो गया, वो एक यूजेबल एनएफटी है। आपने शूज खरीदे, भागते 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 शूज फट गए, आपने उसको डिस्कार्ड कर दिया, वो एक यूजेबल एनएफटी, यानी कि जिसको प्रयोग में लाया जाएगा। आपने कार खरीदी, कुछ समय कार चलाने के बाद कार का एक्सीडेंट हो गया, आपने उसको डिस्कार्ड कर दिया, वो एक यूजेबल एनएफटी है। ये सारी की सारी चीजें भविष्य में एनएफटी के रूप में आने वाली है माय डियर फ्रेंड, ये सारी की सारी चीजें एनएफटी में आएंगी, और गेमिंग सेक्टर एक बहुत बड़ा सेक्टर बन के निकलने वाला है एनएफटीज के अंदर। तो ये यहाँ की यूजेबल एनएफटीज। कलेक्टेबल एनएफटीज क्या है? बीपल, जैसे हमने देखा, बीपल वो एक कलेक्टेबल एनएफटी है, उसको दीवार पे, अब बीपल की जो एवरीडे एनएफटी है उसका प्रयोग में क्या लाया जाने वाला है? भविष्य में उसका प्रयोग लाया जाने वाला है कि एक डिजिटल म्यूजियम क्रिएट होगा, उस डिजिटल म्यूजियम के अंदर वो पेंटिंग लगाई जाएगी और लोग मेटावर्स में उस म्यूजियम में ट्रैवल करेंगे अपने एआई के चश्मे पहनकर और उस पेंटिंग को देखेंगे। जैसे फिजिकल वर्ल्ड में आर्ट गैलरीज की एग्जीबिशन लगती है, भविष्य में डिजिटल आर्ट्स की एग्जीबिशन लगेंगे, और जो लोग आर्ट्स को एंजॉय करना चाहते हैं, मेरी तरह नहीं कि भैया सिर्फ एग्जांपल यूज करना था या चलो डेस्कटॉप का स्क्रीन सेवर बनाना था, गए उठाया और ले आए, दोज पीपल हु लव आर्ट, जो आर्ट को कलेक्ट करते हैं, बिकॉज आर्ट इज ऑल्सो एन एसेट। एमएफ हुसैन की पेंटिंग जो अगर 1 करोड़ की बिकी है, भविष्य में 10 करोड़ की बिक सकती है। पैब्लो पिकासो की जो पेंटिंग उनके लाइफ टाइम में $1 मिलियन की बिकी, वो आज उसकी कीमत 10 मिलियन, $50 मिलियन भी लोग देने को तैयार है, बिकॉज दैट इज एन आर्ट। वो एक एक्सपर्ट का काम है एंड पीपल आर रेडी टू पे फॉर इट, जो लोग उसकी वैल्यू करते हैं। मुझे याद है मैं जब अपनी जॉब में था तो मेरे जो ऑनर थे वो यूरोप से थे, इंडियन मूल के थे पर यूरोप से थे, जर्मनी से, और उनके घर में गणेश जी की 3 पेंटिंग्स लगी हुई थी। तो वैसे एक बार बात हो रही थी, हम उनके घर में थे, तो बातों बातों में पता लगा इट इज वर्थ मिलियंस। तो 3 पेंटिंग लगी हुई है वर्थ मिलियंस, क्योंकि वो एमएफ हुसैन की ओरिजिनल आर्ट ऑफ वर्क था, कुछ ऐसा था। और मैं सोच रहा था मिलियंस, भाई ये तो मैं अपने वहां पे जो शनि बाजार लगता है ना, वहां पे ऐसे ही खरीद लूं। बट दैट वाज एन ओरिजिनल वर्क ऑफ आर्ट ऑफ अ पेंटर जिसने अपनी लाइफ में बहुत बड़ी हाइट अचीव करी है। अब फॉर एग्जांपल, आपने शादी पे एक सिंगर को बुलाया, वो सिंगर भी बड़ा अच्छा गाना गाता है, मगर वो आपके मोहल्ले का ही है, तो आप उसे खाना खिला के वापस भेज दोगे, शायद सेकंड का सिक्का भी ना दो, और वो खुशी खुशी आ भी जाएगा कि चलो यार 200 आदमी के सामने मुझे गाने का मौका मिला। मगर अगर आप चाहते हो कि आपके किसी इवेंट पे आकर लता मंगेशकर परफॉर्म करे, तो क्या आप उनको खाना खिला के भेज दोगे? नहीं, यू नीड टू पे मिलियंस ऑफ रुपीज फॉर दैट सॉन्ग जो आके गाना गाएंगे, उनके वक्त की कीमत आपको देनी पड़ेगी। भले ही आपके गली का सिंगर उनसे भी बेहतर गाता हो, बट स्टिल लता मंगेशकर को बुलाने की कीमत लगेगी। सेम वे माय डियर, कलेक्टिबल्स की एसेट वैल्यू है, जो भविष्य में डिमांड जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, उसका यूजेबिलिटी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, वो कम्युनिटी जो उसको वैल्यू करती है, उसकी कम्युनिटी बढ़ती चली जाएगी, उस कलेक्टेबल की डिमांड
बढ़ती चली जाएगी, उस एनएफटी की डिमांड बढ़ती चली जाएगी माय डियर फ्रेंड। सो कलेक्टिबल्स आर एसेट्स जिसको आप रखेंगे, होल्ड करेंगे और विद टाइम उसकी वैल्यू बढ़ने वाली है। वो एनएफटीज कलेक्टिबल्स में काउंट की जाती है। आगे चलते हैं माय डियर फ्रेंड। एनएफटी का क्या इस्तेमाल है बिजनेस वर्ल्ड में? सबसे पहले है आर्ट, चाहे वो फिजिकल आर्ट हो चाहे वो डिजिटल आर्ट हो। आर्ट के अंदर आपने एक पेंटिंग बनाई, उसको एनएफटी में कन्वर्ट कर दिया और उसको सेल आउट कर दिया। अब उसके ऑनर को पता है कि भाई वो उसका असली ऑनर है। जैसा मैं भी आपको बता रहा था, एवरीडे जो कि पीपल की $69 मिलियन में बिकी, वो एक आर्ट है। फर्स्ट ट्वीट को उन्होंने एनएफटी में कन्वर्ट कर दिया, वो एक आर्ट है कि भैया मैंने ट्विटर बनाया था, ये मेरा काम है। और ये पहली ट्वीट थी, वो एक ऐतिहासिक घटना है, उन्होंने उसको आर्ट में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, गूगल पे सर्च कीजिएगा, शोले मूवी के जो पोस्टर्स हैं, ओरिजिनल पोस्टर्स, उनकी एनएफटीज क्रिएट हुई हैं और वो 1-1, 2-2 करोड़ की बिकी है। सोचिए, शोले पोस्टर्स की ओरिजिनल, आप जाके गूगल पे चेक कीजिएगा, ये आपका होमवर्क है। गूगल पे जाके आप चेक कीजिएगा, 1-1 करोड़ रुपए का वो पोस्टर बिका है, उसकी एनएफटी बिकी है। सेकंड इज म्यूजिक, आपने कोई सॉन्ग बनाया, आपने उसकी एनएफटी क्रिएट कर दी, कि कोई भी व्यक्ति अगर इस गाने को यूज करता है तो वो आपका कॉपीराइट है, आप उसको या तो हटवा सकते हैं या आप उसकी रॉयल्टी ले सकते हैं। अगर आपने कभी यूट्यूब पे देखा हो तो बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस को सुना होगा, तो माय डियर फ्रेंड, कई सॉन्ग्स को अगर आप अपनी वीडियो में प्ले करते हैं तो वो यूट्यूब पे अपलोड करते हुए उस पर कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट का चेक आ जाता है। आपको या तो वो पार्ट हटाना पड़ता है या आपको उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। मेरे साथ ये हुआ था, मैंने एक ट्रेनिंग फिजिकल वर्ल्ड में डिलीवर करी थी ब्लॉकचेन के ऊपर, उसके अंदर मैंने मुगले आजम का एग्जांपल लिया हुआ था। और जब वो रिकॉर्डेड वर्जन में मैंने यूट्यूब पे डाली तो यूट्यूब ने उस पर कॉपीराइट का उतने सेक्शन में लगा दिया, भाई ये जो मुगले आजम का गाना तुम्हारे वीडियो में बज रहा है ये कॉपीराइटेड है, इसको या तो हटाओ या इसकी पेमेंट करो। तो मुझे उतने हिस्से को ट्रिम करना पड़ा, वो चीज अपलोड नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वो कॉपीराइटेड है। तो आज हम म्यूजिक पे कॉपीराइट लेने के साथ साथ उसकी एनएफटी क्रिएट कर सकते हैं कि कल को मैंने वो पीस ऑफ आर्ट किसी को सेल किया, वो म्यूजिक किसी को सेल किया, तो मैं उसका राइटफुल ऑनर बन गया कि भाई अब मेरा गाना है ये, इसको अगर कोई भी बजाएगा तो उसको मुझे पहले कुछ देना पड़ेगा। दैट इज म्यूजिक। देन एक्सेस, फ्यूचर में इवेंट्स को एक्सेस करने के लिए एनएफटीज का यूज होगा। जिस तरह से हम पासेस लेते हैं, टिकट्स लेते हैं, टिकट को किसने डुप्लीकेट छाप लिया, तो जो बड़े बड़े इवेंट्स हुआ करेंगे वहां पर आपको एंट्री के लिए एनएफटी वाली टिकट्स दी जाएंगी। जो मैंने यूजेबल में बात करी, आप उस इवेंट में अटेंड करेंगे, वो स्कैन किया जाएगा कि क्या ये राइटफुल व्यक्ति है, इनको एडमिशन देना चाहिए नहीं देना चाहिए, इनके पास ओरिजिनल एनएफटी है या नहीं है। वो एनएफटी एक्सेस होने के बाद ही आप उस इवेंट के अंदर माय डियर फ्रेंड जाकर अटेंड कर पाएंगे, अदरवाइज उस इवेंट को आप अटेंड नहीं कर पाएंगे। एक्सेस लेने के लिए, इवेंट्स की टिकट्स के लिए भी, मूवी टिकट्स के लिए भी एनएफटीज प्रयोग होना स्टार्ट हो जाएंगी। गेमिंग ऑब्जेक्ट्स, जो आप गेम खेल रहे हैं उसके अंदर आपने आर्मर खरीदा, उसके अंदर आपने कोई सुपर पावर ली, उसके अंदर आपने पानी की बोतल ली, उसके अंदर आपने जूते लिए भागने के लिए, उसके अंदर आपने कोई गाड़ी ली ट्रैवल करने के लिए, ये सब चीजें माय डियर फ्रेंड एनएफटीज होंगी। और जैसे आज हम गेम खेलते हैं उसमें हमारे को कॉइन से वो कलेक्ट करना पड़ता है, हमारे को एनएफटीज बाय करनी पड़ा करेंगे। अगर आप चाहते हो कि आपका वो प्लेयर और ज्यादा स्ट्रॉलिड हो जाए, उसके पास एक एक्स्ट्रा शील्ड आ जाए, तो वो शील्ड आपको बाय करनी पड़ेगी और वो शील्ड एक एनएफटी होगी जिसको आप यूज कर सकते हो, अपने कलेक्शन से बना सकते हो। एंड माय डियर फ्रेंड, दोज पीपल हु आर मैड अबाउट गेम्स, आप कभी उनसे बैठ के बात कीजिएगा, कितना कितना पैसा आजकल वो गेम्स में डालते हैं। मेरा कजन है, वो एक गेम सारा टाइम बाबलों की तरह खेलता रहता है, जिसके अंदर केवल चीजें खरीद खरीद के अपना किला बड़ा करना होता है, किले को मजबूत करना होता है ताकि कोई दूसरा व्यक्ति उन पे अटैक ना कर पाए। वो खरीदते रहते हैं, पॉइंट्स करते रहते हैं, पेमेंट कर 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 करके अपने किले को बड़े किए जा रहे हैं। बस किला, बड़े से बड़ा किला बनाया जा रहा है, क्योंकि उसके अंदर इसी बात के ऊपर आपको वो चीज मिल रही है कि आपका किला कितना बड़ा है माय डियर फ्रेंड। तो एक बहुत ही बेहतरीन चीज माय डियर फ्रेंड ये चीज होती चली जा रही है कि गेमिंग इंडस्ट्री के अंदर भी आपको एनएफटीज का प्रयोग करना पड़ेगा।
उसके बाद डेटाबेस, आपके पास कोई डेटाबेस है और आप उस डेटाबेस को सेल करना चाहते हो, इंपॉर्टेंट डेटाबेस है, लेट्स से आपने कहा HNI का डेटाबेस है, आपका हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल का डेटाबेस है, और कोई प्रॉपर्टी फर्म उसको बाय करना चाहती है और वो उसका चाहती है कि ये कोई डुप्लीकेसी ना करे, आपने कोई रिसर्च करवाई, उसका एक डेटा निकल के आया, उसका एक वो निकल के आया, यानी कि वेब 2.0 में आपने कोई काम किया, आप उस डेटा को भी माय डियर फ्रेंड NFT के साथ प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि अगर कोई उस डेटा को कॉपी करता है, कोई डेटा आपसे चुराता है, तो आप उस पर भी केस कर सकते हैं, वो भी माय डियर फ्रेंड आप उसके जरिए प्रोटेक्ट कर सकते हैं। देन रिडीमेबल, आपने प्रॉपर्टी के NFT बनाई, आपने उसको NFT दे दी, NFT के जरिए उसको प्रॉपर्टी मिल जाएगी, ये भी NFTs का प्रयोग है भविष्य में जो होगा। एंड देन आइडेंटिटी एंड अवतार, आपने अपनी एक आइडेंटिटी बनाई, आपने गूगल पे अपने एक अवतार बनाया और आप उसे यूज कर रहे, कोई व्यक्ति उसी अवतार को कॉपी ना करे, बिल्कुल वैसी कॉपी ना बनाए, उसके लिए भी माय डियर फ्रेंड NFTs प्रयोग हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, शाहरुख खान ने अपनी NFT बनाई और उसने गूगल उसको अवतार को यूज करा, कोई और उसको कॉपी ना करे। फॉर एग्जाम्पल भी मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, अमिताभ बच्चन ने भी एक केस किया है, कुछ गेमिंग कंपनीज ने, गेमिंग जोन्स ने उनकी वॉइस जो कि वो KBC में यूज करते हैं, कौन बनेगा करोड़पति में यूज करते हैं, चलिए खेलते हैं, उस वॉइस को बिना उनकी परमिशन के यूज किया अपनी एडवर्टाइजमेंट में, अपनी चीजों में। अमिताभ बच्चन ने उस पर केस कर दिया बिकॉज वो उनका राइट है, तो वो उनकी आइडेंटिटी है। इसके साथ भी NFTs जोड़ी जा सकती है और कल को आप उतना उतना मैसेज, एक लाइन का मैसेज की NFT बना के आप सेल आउट कर सकते हैं कि मैं इसको अपनी एड में यूज कर रहा हूं, ये मेरा राइटफुल है, मैंने इसकी NFT खरीदी हुई है। अगर आप जाके देखना चाहें तो एक वेबसाइट है imagesbazaar.com, आप वहां पर से इमेजेस बाय कर सकते हैं 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, लाइफ टाइम के लिए, सिंगल यूज के लिए। उस इमेजेस के साथ भी NFT दी जा सकती है कि यस ये आपकी पर्टिकुलर इमेज है, ये आपने खरीदी हुई है, कोई और व्यक्ति अगर गूगल से डाउनलोड करके उसको यूज करता है तो उस पर केस किया जा सकता है माय डियर फ्रेंड, क्योंकि बड़े बड़े ब्रांड्स उन आइडेंटिटीज के साथ अपना लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, अरबों रुपए खर्च करते हैं एक मार्केट बिल्डिंग के लिए। फॉर एग्जाम्पल, एयरटेल का एक लोगो है और उस लोगो से लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उनको पहचानते हैं। वोडाफोन आइडिया का VI करके एक लोगो है, आप अगर उससे मिलता जुलता लोगो क्रिएट करते हैं डिजिटल वर्ल्ड के अंदर, उस पर भी कॉपीराइट होता है माय डियर फ्रेंड। रिलायंस जो शब्द है दुनिया का सबसे ज्यादा ट्रेडमार्क्ड शब्द है, आप अपने डॉग का नाम भी रिलायंस नहीं रख सकते, इतना ज्यादा ट्रेडमार्क अलग अलग कैटेगरीज में उन्होंने ले रखा है। और डिजिटल वर्ल्ड में जब ये सारी चीजें होंगी, उसके साथ NFT यूज हुआ करेंगी, डिजिटल वर्ल्ड में इनको प्रोटेक्ट करने के लिए NFT का प्रयोग हुआ करेगा। ये सारे के सारे यूजेस है माय डियर फ्रेंड जो कि डिजिटल वर्ल्ड में NFTs के होने वाले हैं। आगे चलते हैं माय डियर फ्रेंड, यूज इन द गेमिंग, ये आप भी जाके देख सकते हैं। वेपन्स, मेटा बनी लेजेंड्स के अंदर हमारा मेटा बनी कोई हथियार ही लेना चाहता है, कोई एक्स्ट्रा तलवार लेना चाहता है, वो एक NFT होगा। आर्मर, वो अपने ऊपर कोई कवच लेना चाहता है, वो एक NFT होगा। वो हेलमेट पहनना चाहता है, वो एक NFT होगा। वो दस्ताने पहनना चाहता है, वो एक NFT होगा। वो गले में स्मार्ट दिखने के लिए कोई नेकलेस पहनना चाहता है, कोई सूट पहनना चाहता है, वो एक NFT होगी। ऑल दीज थिंग्स विल बी NFT माय डियर फ्रेंड, और आपको उसके लिए पे करना होगा। जो प्लेयर उस पे खेल रहा है उसको उसके लिए पे करना पड़ेगा। उस कैरेक्टर को कोई यूज करना चाहता है तो उसके ओनर से उसको रेंट कर लेना पड़ेगा कि मैं इस कैरेक्टर से लेके खेलना चाहता हूं इस गेम को माय डियर फ्रेंड, तो उस NFT को उसे बाय करना पड़ेगा या उसके ओनर से उसको रेंट लेना पड़ेगा और उस ओनर को उसको रॉयल्टी जाएगी। मैंने आपको बताया था कि कॉपीराइट और ओनरशिप डिफरेंट हो सकती है। आपने पहली बारी उसको खरीदा फर्स्ट ऑक्शन में, अब आगे गेमिंग के लिए किसी को आप लेंड करते हैं, या तो उसे बेच सकते हैं ऊंचे दाम पर या फिर आप उसे किराए पे दे सकते हैं, यानी कि वो आपकी रेंटल इनकम भी क्रिएट कर सकता है और आपके लिए एक एसेट वैल्यू को भी अपग्रेड कर सकता है। ये सारी तरीकों से गेमिंग इंडस्ट्री के अंदर NFTs का प्रयोग होने वाला है माय डियर फ्रेंड। अगर हम बात करें फ्यूचर ऑफ NFTs क्या है, तो नॉन फंजिबल टोकन की जो मार्केट है माय डियर फ्रेंड 2030 तक लगातार 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 33% से बढ़ने वाली है। ज्यादातर जो सर्विस है वो बता रहे हैं कि $211 बिलियन से लेकर $250 बिलियन तक के बीच के अंदर ये इंडस्ट्री हो जाएगी, यानी कि हर साल 33% की ग्रोथ। मगर एक सर्वे माय डियर फ्रेंड ऐसा भी आया है जिसने बोला है कि ये इंडस्ट्री 3.5 ट्रिलियन डॉलर्स की हो सकती है। 3.5 ट्रिलियन डॉलर्स, मैंने वो
डेटा इसलिए नहीं लिया बिकॉज मोस्ट ऑफ द जो सर्विस है वो 211 से लेके 250 बिलियन डॉलर तक के बीच का रुझान बता रहे हैं, चीजें बता रही है। बट अगर मैं इसको भी बात करूं, आज ये चीज केवल लगभग 20 बिलियन डॉलर पे है, अगले 5 से 7 साल में ये 10 गुना ग्रो कर जाएगी माय डियर फ्रेंड। यानी कि अगर आपने आज एक राइट एनएफटी लेके रखी है तो आपका पैसा 10 गुना से ज्यादा ग्रो कर सकता है। दिस इज द एक्सपेक्टेड एग्जांपल जो मैं आपको दे रहा हूं, एज पर एक्सपेक्टेड इंडस्ट्री ग्रोथ। ये बहुत बड़ी एसेट क्लास बन के निकलने वाली है माय डियर फ्रेंड। भविष्य में पॉसिबिलिटी है कि एनएफटीज क्रिप्टो करेंसी की ग्रोथ को भी पीछे छोड़ दे। एनएफटी सबसे ज्यादा यूज्ड आपके एलिमेंट्स होंगे वेब 3.0 के, सबसे ज्यादा यूज्ड एप्लीकेशंस होंगी वेब 3.0 की इन फ्यूचर, बिकॉज इनका बिजनेस यूज बहुत बड़ा है। एक व्यक्ति एक ही बिजनेस के अंदर मल्टीपल एनएफटीज क्रिएट हो सकती है। क्रिप्टो करेंसी एक बार क्रिएट होती है बट मल्टीपल एनएफटीज होती है और वो यूनिक होती है माय डियर फ्रेंड। तो यूनिकनेस की वजह से उनकी वैल्यू ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू क्रिप्टो करेंसीज। अगर मैं डिजिटल एसेट एज अ वैल्यू ऑफ होल्डिंग की बात करूं, आगे चलते हैं। कौन सी मार्केट? तो एशिया पैसिफिक, इंडिया और उसके आजू बाजू की मार्केट माय डियर फ्रेंड 43% कंट्रीब्यूट करेगी। पूरे वर्ल्ड को अगर हम एक तरफ कर दें तो वो 57%, मगर एशिया के जो देश है, एशिया पैसिफिक के जो देश है माय डियर फ्रेंड 43%, यानी कि मैं बात करूं चाइना, इंडिया, इधर से पाकिस्तान, श्रीलंका, ये जो देश है माय डियर फ्रेंड, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे देश मिलकर माय डियर फ्रेंड 43% कंट्रीब्यूट करेंगे टोटल एनएफटी मार्केट ग्रोथ को। टोटल एनएफटी मार्केट ग्रोथ में सबसे बड़ा शेयर ये कुछ देशों का रहने वाला है माय डियर फ्रेंड, कुछ कंट्रीज का रहने वाला है। आगे चलते हैं माय डियर फ्रेंड। तो ये बात थी कि किस तरह से हमारे भविष्य जो है अभी तक का हम देख पा रहे हैं, किस तरीके से हम ग्रोथ होते हुए देख सकते हैं माय डियर फ्रेंड। अब एनएफटीज एक बहुत बड़ा हमारे लिए पोटेंशियल बेनिफिट रखती है, मगर उसके लिए भी सेम रूल्स है माय डियर फ्रेंड। आपको केवल उस एनएफटी को खरीदना चाहिए, उतना पैसा आपको एनएफटी में डालना चाहिए जिसको आप लॉन्ग टर्म तक होल्ड कर सकते हो। जिसको अगर आप लॉन्ग टर्म तक होल्ड नहीं कर सकते तब तक उसमें नहीं डालें, बिकॉज एनएफटीज जो है वो भविष्य की एप्लीकेशंस है। अगर आप 5-7 साल तक डाल के पैसे को होल्ड कर सकते हैं उसके अंदर माय डियर फ्रेंड, केवल तब आपको एनएफटीज को बाय करने का फायदा होने वाला है। अगर आप उसको होल्ड नहीं कर सकते हैं तो आपका उस तरफ जाना सही नहीं होगा। बट यस, अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, एक बहुत बड़ी इनकम अपॉर्चुनिटी, एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज एनएफटीज आपको नियर फ्यूचर में दे सकती हैं। तो एनएफटी के बेसिक्स के बारे में माय डियर फ्रेंड हमने समझ लिया है। आज की बातचीत के लिए मेरा पार्ट यहीं तक का था माय डियर फ्रेंड। अगली बातचीत के लिए, अगले पार्ट के लिए माय डियर फ्रेंड